हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, आज के इस क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी कि सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू जितना हो सके अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए देखिएगा, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट वह हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। अब ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन है पुरस्कार के द्वारा होता है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है, या फिर स्कीमा के द्वारा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और प्रक्रियाओं में बदलाव सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से होता है। अब जैसे कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर निर्भर करता है, और सांस्कृतिक उपकरण जैसे कि भाषा, प्रतीक और औजार हमारी सोच के तरीके को आकार देते हैं। और देखिए कि ये उपकरण हमारी मानसिक संरचनाओं को बदलते हैं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव जो होता है तो सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन भाषा, सेकंड है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर थर्ड है संगठन, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है संतुलन। तो देखिए, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में भाषा संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। अब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और सक्षम साथियों के साथ जब सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं तो भाषा इस अंतःक्रिया का मुख्य उपकरण है, और यह विचारों को व्यवस्थित करने, संवाद करने और अनुभवों को साझा करने में मदद करती है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये निभाता है भाषा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध ये प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता है, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष की विशेषता है, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा कि व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की विशेषता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो देखिए कि समूह चर्चा से छात्रों के संचार, आत्मविश्वास और आपसी सहयोग कौशल विकसित होते हैं, और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध में शिक्षक छात्रों की भावनात्मक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को समझता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है, और प्रत्येक बच्चे की अलग अलग सीखने की गति के स्वीकार करता है, और ऐसा शिक्षक सम्मान दिखाता है, दयालु होता है और कक्षा को रुचिपूर्ण गतिविधियों से प्रबंधित करता है। और ये सभी विशेषताएं जो होती हैं तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी या शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ये केवल पाई जाती हैं प्रगतिशील कक्षा कक्ष में। यानी कि समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक का छात्र संबंध ये किस कक्षा कक्ष की विशेषता है, तो ये है प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता। अब प्रगतिशील कक्षा कक्ष में
छात्रों को सीखने का स्वतंत्र माहौल देता है जहाँ चर्चा और सकारात्मक संबंध मुख्य है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि कोरी स्लेट के रूप में देखे जाते हैं, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी जो होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चे अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं तथा वे ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करते बल्कि वे स्वयं रचते हैं। क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता होता है और विद्यार्थी अपने अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और वे जैसे कि अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं और प्रश्न पूछते हैं और समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढते हैं। और देखिए यह दृष्टिकोण जो है तो बच्चों को निर्णय लेने, आत्मविश्वासी बनने और गहन चिंतन करने की अवसर देता है। इसलिए ऐसी कक्षा कक्ष में विद्यार्थी कोरी स्लेट या निष्क्रिय अनुकरण करता नहीं बल्कि वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास में, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सामाजिक व्यवस्था बनाने के अभिविन्यास में, या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। तो देखिए कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास वह चरण है जहाँ व्यक्ति अपने विवेक से चुने गए नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सही कार्यवाही को परिभाषित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब इसमें कोहल वर्ग ने जो है तो कोहल वर्ग के 6 चरणों में सबसे उच्च स्तर उत्तर जो है तो वो पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है, और इस चरण में नैतिक तर्क जैसे कि सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसे समानता, गरिमा और न्याय पर आधारित होता है, और व्यक्ति स्वयं नैतिक सिद्धांत चुनता है और उनका पालन करता है, भले ही वे कानून या सामाजिक नियमों से भिन्न हो। और सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है, और यह कथन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को स्पष्ट करता है। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें किस तरह की बुद्धि होती है। तो ऐसे व्यक्तियों में प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, या अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्थानिक बुद्धि होती है। तो देखिए कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार तो हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को पहचानने में सक्षम होता है, और ऐसे लोगों में सामाजिक संचार कौशल मजबूत होता है और वे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसे लोगों के पास जो बुद्धि होती है तो वो होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए
अब देखिए हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। पहली बुद्धि इनकी है भाषाई बुद्धि, दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है स्थानिक बुद्धि, चौथी है शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवी बुद्धि का नाम है संगीतमय बुद्धि, छठी बुद्धि है अंतःवैयक्तिक बुद्धि और सातवीं बुद्धि है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तथा आठवीं बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, या फिर विद्यालय की भाषा में बात नहीं करने के लिए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, या उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि विद्यालय की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उनके माता पिता को घर पर ही भी विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो देखिए कि जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा जन्म से सुनता है और बच्चों को शिक्षा की शुरुआत में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की अनुमति देना आवश्यक है क्योंकि यह उनकी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र करती है और सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाती है। क्योंकि देखिए कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो मातृभाषा ही होना चाहिए और इससे घर से स्कूल की भाषा में सहज संक्रमण संभव होता है और मातृभाषा में बोलने की अनुमति से बच्चे अपने विचार खुलकर व्यक्त कर पाते हैं और जिसमें कक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ती है और सीखने के परिणाम बेहतर होते हैं। इसके विपरीत देखिए कि मातृभाषा पर रोक लगाने या जुर्माना लगाने या फिर इससे जो है बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है और वे सीखने में पिछड़ सकते हैं। अतः बच्चों को विद्यालय में अपनी मातृभाषा में बोलने की छूट देना चाहिए। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।